नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी ग्लोस पर। और आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है इसके ए सांची, बी सारनाथ, सी भरहूत, डी अमरावती। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है। सारनाथ वो जगह है जहां बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में एक स्तूप का निर्माण किया गया था। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि बुद्ध कौन थे। बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया, वर्तमान आपका बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्यतः लोगों को प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया। दूसरा कथन है, उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सही है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है आपका ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। तो इसका आंसर सी सही है, यानी आपके दोनों ही कथन वो सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा यानी लालच को बताया है। आत्म संयम का मार्ग बताकर तृष्णा से मुक्ति का उपाय बताया। आत्म संयम का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? पहला कथन है आपका, अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा कथन है, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके आपको उत्तर चुनना है। ऑप्शन लगभग पहले भी कहा है मैंने कि सबका लगभग आपके ऑप्शन जो है वो सभी सेम होते हैं कि जो पहला कथन है वो पहला एक सही है या एक या दोनों सही है, एक या माफ़ कीजिएगा, ये ऐसे होगा कि आपका जो कथन है यह पहला सही है, ये पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही है या पहला और दूसरा दोनों गलत। तो सारे ऑप्शन आपके ऐसे ही मिलेंगे। तो इसका हम आंसर देखते हैं सीधा। तो इसका आंसर है आपका उत्तर सी, ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः दोनों कथन सही हैं। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्जीव संघ के लिच्छवी कल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष का कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। कथन ए, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। कारण आर, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो मैंने पहले भी यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने पहले भी कहा है कि सभी कथन आपके जो ऑप्शन है सेम होते हैं। तो ये थोड़ा अलग डिफरेंट क्वेश्चन है तो इसके कथन जो हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होंगे। तो देखते हैं इसके आंसर। ऑप्शन देखते हैं, माफ़ कीजिएगा। ए ऑप्शन है आपका, ए और आर दोनों सही हैं
और आर ए का सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी है आपका ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए और आर आपके दोनों ही ऑप्शन सही है और आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या पढ़ते हैं हम। सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सके, अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। पहला कथन है आपका, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो नीचे दिए गए सही कोड का उत्तर करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लिखित हैं। ये जो विनय पिटक है ये आपका एक ग्रंथ है और जो संघ में रहते थे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों तो उनके लिए जो नियम बनाए जाते थे वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका गलत कथन कौन सा होगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए है आपका, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। बी ऑप्शन है आपका, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सी ऑप्शन है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। डी ऑप्शन है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन आपका गलत है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से कोई भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। तो यहाँ पे लिखा है अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो आपका जो है ये डी कथन जो है आपका गलत है। बाकी जो ऊपर के 3 कथन है ये बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक था, ना कि माता पिता से। जो विवाहित स्त्री होती थी उन्हें अपने पति से परमिशन अपने पति से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ना कि माता पिता से। तो आपका इसलिए जो कथन डी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7वां, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थान में बदल गया। कथन 2 है आपका, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो आपको बताना उपयुक्त में से आपका कौन से कथन सही है। ऑप्शन आपके वही 4 होंगे, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और 1 या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है सी। ये 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही कथन आपके सही है।
विहारों के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ली की गुफा विहार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है आपकी यहाँ पे और एक ही सूची 2 है। यहाँ पे आश्रम व्यवस्था दी गई है सूची 1 में और सूची 2 में उद्देश्य दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से आश्रमों के क्या उद्देश्य होते थे। पहला है आपका ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो इसमें आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर है बी आंसर होगा इसका। ये मिलाने आपको। ठीक है, जो चौथा है आपका ए है वो चौथे पे जाएगा। ठीक है, ये ब्रह्मचारी जो लोग थे वो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो ए आपका बी पे जाए, फोर्थ पे जाएगा। बाकी देखते हैं हम। और जो आपका एक मिनट, जो आपका ये है बी है, ये से बी आपका पहले पे जाएगा। वानप्रस्थ जो लोग थे वो जंगल में रहकर साधना का कार्य था और जो सन्यासी थे वो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। तो इनके ये उद्देश्य थे। आगे पढ़ते हैं हम, की व्याख्या देखते हैं। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, कथन ए, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कारण आर, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है आपका ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। एक मिनट, बी ऑप्शन का सही होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या में भी यही बात लिखी गई है। कथन ए और आर, ए और कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। दूसरा कथन है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समय बैठना। उपयुक्त, तो इसका यहाँ पे आंसर दिया गया उत्तर डी। अरे माफ़ कीजिएगा, ये इस साइड होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है तीसरा कथन। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषदों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है आपका केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो व्याख्या पढ़ते हैं इसकी।
उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से आपको सीधा बताना है कौन सा कथन आपका गलत होगा। ए है आपका, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। सी कथन है आपका, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। डी कथन है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसका जो उत्तर है आपका वो है डी। ये कथन आपका गलत होगा, बाकी जो तीनों कथन है आपके वो सही है। व्याख्या आपकी, उपयुक्त कथन ए, बी व सी सही है, परंतु डी गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्याकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि आपको कौन सा कथन गलत होगा। ये है आपका, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। बी कथन है, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। सी कथन है, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। डी कथन है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। के ऑप्शन देखते हैं। इसका जो है आपका वो है उत्तर डी। उपयुक्त कथन ए, बी व सी सही है, परंतु डी गलत है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभ नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। दूसरा कथन है, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको बताना है सत्य है। ऑप्शन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। जो ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन में होंगे वो आपके लगभग सेम होंगे। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3, इनमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो आपका डी आपका ये सही है। 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। जो भी जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी थे वो तीनों ही ये कार्य करते थे। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका भूगोल से, ऑप्शन बी है खगोल से, ऑप्शन सी है आयुर्वेद से और ऑप्शन डी है व्याकरण से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, ये व्याकरण से संबंधित है जो यह रचना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की जो कि व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 15। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ से मिलता है। दूसरा कथन है आपका जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर आपका क्या होगा। तो आपके ऑप्शन वही होंगे, एक सही है या दूसरा सही है, एक व दोनों सही है या एक या दोनों गलत है। तो इसका सीधा आंसर देखते हैं हम लोग। उत्तर सी, आपका उत्तर सी है। इसका एक और दो दोनों आपके दोनों ही कथन सही है। की व्याख्या पढ़ते हैं। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की जो भाषा है और इसमें जो वर्णित रीति रिवाज है वो वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलती जुलती है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। विचार जो है आपकी वो सही रखो, पॉजिटिव रखो। वचन जो है हमेशा सत्य बोलो और हमेशा अच्छे कार्य करो। अर्थात हे ईश्वर बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्र ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। जो आज के पारसी हैं वो इन्हीं के पूर्वज रहे हैं, जरथुस्त्र जो ईरान से आए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम आपका। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? एक ऑप्शन है आपका जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा या दरबारी कवियों द्वारा। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, बौद्ध अनुयायियों द्वारा जातक कथाओं का संकलन किया गया था। व्याख्या देखते हैं। जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें हम अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने युद्ध का त्याग किया था। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको बताना है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो संस्थापक था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। आपने पढ़ा ही होगा ये तो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौटिल्य आपको पता ही है जिन्होंने अरसाक नामक ग्रंथ भी लिखा था। बाकी जो आपके ये हैं ऑप्शन बिंदुसार, बिंबिसार और चंद्रगुप्त प्रथम।
इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो हमने अभी आपको बताया ये अर्थशास्त्री, इसका बी आंसर सही होगा आपका अर्थशास्त्र, उत्तर नंबर बी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। मालविकगीनीमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचनाएं हैं। अर्थशास्त्र आपकी कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, अष्टाध्यायी जो है वो आपकी पाणिनि ने लिखी है, और ये जो दोनों हैं ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। आगे पढ़ते हैं हम। मौर्य वंश ने 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश में इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ए, बी और सी, डी। इसमें से बताना आपको जो सही वंशानुक्रम है वो कौन सा है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। आपका ये डी आंसर बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। व्याख्या, मौर्य साम्राज्य के तीनों महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम निम्नलिखित है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी तक्षशिला, डी सांची। ये तो आपने भी पढ़ा है, ये पाटलिपुत्र होगा इसका है उत्तर नंबर ए। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और जो मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, जो तक्षशिला था आपका। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण जाने वाले रास्ते में पड़ता था। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? पहला है आपका कंधार, दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा है जोगढ़, चौथा है गिरनार, 5वां है लुम्बिनी। तो आपको बताना इनमें से अशोक के जो शिलालेख है वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है आपके केवल 1 और 2, केवल 2 और 5, केवल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर है डी। इन सभी स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। व्याख्या, अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर वर्तमान दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, अर्जाद, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जोगढ़, सोपारा, सन्नाती, मशकी, योरागुड़ी और ब्रह्मगिरी इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। दूसरा कथन है, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना आपका कौन सा कथन सही होगा। 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो एक ना ही दोनों। तो इसका जो आंसर है वो है डी। ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं। व्याख्या इसकी, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। अतः दोनों कथन गलत हैं। ऐसे नजराने विविध चीज़ों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दे देते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। दूसरा कथन है, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही होगा। 1, 2, 1 और 2 दोनों कथन, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर है सही, सी आंसर है इसका बिल्कुल सही। आपके दोनों ही कथन सही हैं। व्याख्या है इसकी, उपयुक्त दोनों कथन सही है। कुछ हद तक छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था और वहां राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। अनेक संदेशवाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। और तीसरा कथन है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। इन तीनों में से आपको बताना कि आपको कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है आपका डी, तीनों ही कथन आपके सही है। मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानी थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र राजधानी। इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहाँ से उन्हें संसाधन, कर और भेंट के रूप में प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में भी एकत्रित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी है टिमकेश, सी है फयाम, डी है आपका हेंसोंग। तो उसमें आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, मेगास्थनीज था उनका राजदूत, जो यूनानी राजा थे आपके सेल्यूकस। व्याख्या, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डिमकेश या डायमेकेश बिंदुसार के समय भारत आया था। फयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, जबकि होनसंग हर्ष के काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण किया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट की जनता को सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। दूसरा कथन है आपका, उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से
घिरे होते थे। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही होगा। ऑप्शन तो लगभग सेम ही हो रहे हैं सबके, तो इसका आंसर होगा डी। आपके तीनों ही कथन सही है। सम्राट जो है वो जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न बनाते थे, वहाँ पे जश्न होता था। उनके जो अंगरक्षक हैं वो सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे, और जो कुछ अंगरक्षक हैं वो पेड़ों को लेकर चलते थे। राजा जो है वो हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे ताकि कोई इन पे हमला ना कर दे। व्याख्या देखते हैं इसकी। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। मेगस्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था तथा उसकी जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर भी चलते थे। इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि उसकी हत्या ना करे, कोई उसकी हत्या ना करे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, केवल 2। आपका केवल दूसरा कथन सही है। जो आपका मौर्य साम्राज्य का इलाका है वो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में के अंदर थे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इलाके थे वो मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। ठीक है, आपका जो पहला कथन है उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था, तो ये गलत है। आपका तीसरा कथन भी ये गलत होगा कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। कथन एक गलत है क्योंकि उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता है, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं, अतः कथन 3 गलत है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था। उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा कथन है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। तीसरा कथन है यहाँ पे अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही होगा। तो इसका उत्तर नंबर सी है, केवल 1 और 3 आपके सही हैं। पहला और तीसरा कथन आपका सही है। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं खरोष्टी लिपि में है, ये आपका कथन गलत है। कि व्याख्या देखते हैं हम। कथन 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 गलत है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ना कि खरोष्टी लिपि में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उसने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। कलिंग युद्ध में जन हानि से दुखी होकर अशोक ने दम का पालन करने एक दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका।
कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। पहला कथन है, अशोक का मानना था कि दम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा कथन है, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले वो दम की अभिवृद्धि में योगदान करें। उपयुक्त विचारों में से आपको बताना है आपका कौन सा विचार बिल्कुल सही था अशोक का। तो इसका जो उत्तर है वो है सी। ये दोनों ही विचार अशोक के सही थे। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। कलिंग अभिलेख में दम के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि दम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ या बना रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। उसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि दम को कैसे बढ़ाया जाए। दम का जो मतलब होता है ये संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ए कथन में आपका दम्माधिकारी, बी है दमगुरु, सी है दम महामात, दम अमात्य। तो इसका जो सही आंसर हुआ है आपका सी, दम महामात। अशोक द्वारा दम की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी दम महामात कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। दम के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। दूसरा कथन है, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने दम के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। इनमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसका जो आंसर है वो है डी। या आपके तीनों ही कथन सही है। व्याख्या। अशोक ने दम के प्रसार के लिए उक्त सभी कदम उठाए थे, अतः तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? ए है आपका देवनागरी, बी है तमिल, सी है ब्राह्मी और डी है बांग्ला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, ब्राह्मी। आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियाँ हैं वो पिछले सैकड़ों वर्षों में से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। व्याख्या। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम ये सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। कथन 2 है आपका, उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बताई। ये रीतियाँ हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए है आपका केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना ही 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर आपका सी, 1 और 2 दोनों। दोनों ही कथन आपके सही हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। उपयुक्त दोनों कथन सही है। अशोक ने बच्चों के जन्म, यात्राएं शुरू करने,
विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान व कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया, जिसमें जीवों पर दया, ब्राह्मणों व श्रमणों को दान, दासों व नौकरों से अच्छी व्यवहार आदि सम्मिलित है। की पुस्तक एनसीईआरटी की पुस्तक का अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले आपने अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध का त्याग किया था। और अब हम पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में। इसका पहला क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन से उन उपायों में सम्मिलित हैं? पहला है आपका हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग होने लगा। धान की रोपाई, सिंचाई के उपयोग। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आपका केवल 1, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3 और डी ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन आपके सम्मिलित थे, जो 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास में होने लगे थे। हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग होने लगा था। इससे पहले लकड़ी के फाल का प्रयोग होने लगा था। जब से लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा तो खेत जो हैं वो अधिक उपजाऊ होने लगे। अच्छी तरह उनकी जुताई खेतों की होने लगी। बाकी हम व्याख्या में पढ़ते हैं और क्या कहता। व्याख्या, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके थे जो बहुत कारगर साबित हुए। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। उस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं। आपकी एक सूची 1 ग्रामवासी, सूची 2 नाम। तो आपको ये इनसे मिलाना है और यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो जो इसका आंसर है वो है आपका सी। यह आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो जो आपका ए होगा, जो बड़े भूस्वामी थे वह आपका वेलाल कहलाते थे। ठीक है। और जो आपके हलवाई थे ये उणवार कहलाते थे। जो आपके मजदूर, भूमिहीन मजदूर या दास थे वो केडिशियार, अधिमई कहलाते थे। और जो प्रधान व्यक्ति होते थे वो ग्राम भोजक कहलाते थे। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलाल, साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर और दास कैडिशियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। दूसरा कथन है, गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। तो इसमें से आपको बताना है आपका पहला कथन सही होगा या दूसरा कथन सही होगा, या ये दोनों ही कथन सही होंगे या दोनों ही कथन आपके गलत होंगे। तो इसका सही आंसर देखते हैं। उत्तर नंबर ए। तो इसका पहला कथन सही है। गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था, जबकि आपका दूसरा कथन गलत है। जो छोटे किसान होते थे उन्हें भूपति नहीं कहा जाता था। व्याख्या देखते हैं।
गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक का मतलब ये होता है कि जो प्रधान व्यक्ति होगा उसका पुत्र बाद में प्रधान व्यक्ति बनेगा। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, ना कि भूपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान थे। अतः आपका कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु, डी कन्नड़। तो इसका सही आंसर आपका बी, संगम जो साहित्य है वो आपका तमिल से संबंधित है। पढ़ते हैं इसके बारे में और। व्याख्या। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी का दांत का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कॉर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका है बी, केवल आपका दूसरा कथन सही है, बाकी जो आपका पहला कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत है। जो आपको भरूच बंदरगाह था वहाँ से जो आयात निर्यात होते थे वो हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कॉर्निलियन, आपका सूती कपड़ा, रेशम, ये चीज़ें निर्यात की जाती थी। व्याख्या पढ़ते हैं। एक अज्ञात व्यक्ति जो एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बैरीगाजा पतन का विवरण दिया गया है। बैरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ से आयातित वस्तुओं में हाथीदांत शामिल नहीं है। हाथीदांत भारत से निर्यात किया जाता था। अन्य सभी जानकारियाँ सही है। यहाँ से आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, अज्ञात सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही दोनों। व्याख्या। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अतः आपका यह कथन एक गलत है। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। वस्तु विनिमय आपको पता ही होगा, जब सिक्के नहीं थे, जब मुद्रा नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, यहाँ पे ए व्यक्ति है, यहाँ पे बी व्यक्ति है। तो ए व्यक्ति के पास अगर चावल है और बी व्यक्ति के पास कपड़ा है, अगर बी वाले को चावल की ज़रूरत है और ए वाले को कपड़े की, तो एक कपड़े के बदले में ए वाला इसे चावल दे देगा और कपड़ा ले लेगा, और कपड़े वाला चावल ले लेगा और इन्हें कपड़ा दे देगा। तो वस्तुओं से वस्तुओं का विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता था, प्राचीन काल में जब मुद्राओं का चलन नहीं था। 7वां क्वेश्चन है आपका, कथन ए,
मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कारण आर, मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। इसमें नीचे दी गई कूट का सही प्रयोग करके नीचे गई कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है आपका, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन आपका सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन यहाँ पे डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। जो इसका जो सही आंसर है वो है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियां भी बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? ऑप्शन ए आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है कंधार। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, मथुरा कुषाणों की राजधानी रही है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व, व्याख्या पढ़ रहे हैं अब हम, लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा जो है आपका एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यहाँ कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कथन है आपका, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भाग से ही प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है आपका, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मधुर कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे उनमें आपके सिर्फ 4 ऑप्शन ही होंगे। या आपका अब जो पहला होगा कथन ऑप्शन होगा वो केवल पहला कथन सत्य होगा, या आपका दूसरा कथन सत्य होगा, या आपके दोनों ही कथन सत्य होंगे और ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम। इसका जो है वो उत्तर बी सही है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। नगरीय प्रास्थलों में बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़े उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। दूसरा कथन है, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। तो ऑप्शन के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे तो आपको यही बताना है कि ऊपर जो उपयुक्त कथन है या ऊपर जो कथन है उनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो मैं ऑप्शन के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं उत्तर नंबर बी। आपका जो है वो केवल
दूसरा कथन सत्य है। पहला कथन आपका असत्य है कि जो व्यापारियों का जो श्रेणी होती थी वो व्यापारियों को और शिल्पकारों का एक संघ नहीं होता था। व्याख्या पढ़ते हैं तब हम अच्छे से समझेंगे इसे। व्याख्या, प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग थी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए है आपका तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी है पुदुचेरी और डी है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर नंबर सी, पुदुचेरी। यहाँ पर स्थित आपका आरिकामेडु जो नामक प्राचीन पतन है। व्याख्या, आरिकामेडु पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले आरिकामेडु एक पतन था। यहाँ ईंटों से बनी एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़न के लिए हत्थे भी लगा था। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारा। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ए है आपका ब्राह्मी, बी ऑप्शन है यूनानी, सी ऑप्शन है संस्कृत और डी ऑप्शन है मलयालम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राह्मी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रारंभ में जो तमिल भाषा है उनके लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। व्याख्या देखते हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण भारत में स्थित आरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ए ऑप्शन है आपका पेडुका, बी ऑप्शन है बैरिगाजा, सी ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, डी ऑप्शन है मुजीरीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पोडुका। जो आपका दक्षिण भारत में स्थित जो आरिकामेडु है उसका जो रोमन नाम है वो पोडुका है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। आरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका था। आरिकामेडु, बोरीगाजा, मसूलीपट्टनम और मुजरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पतन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो आपको यहाँ पे सही क्रम बताना है आक्रमणकारियों का जो आपके भारत में आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका ए हिंद, हिंद यवन, कुषाण, शक, हिंद पार्थियन।
बी ऑप्शन है कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद। सी है हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन या कुषाण। और डी ऑप्शन है आपका हिंद, यवन, हिंद, पार्थियन या शक या कुषाण। इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर है सी, हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। की व्याख्या देखते हैं हम। मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए जिसमें हिंद, यवन पहले तथा शक दूसरे थे। शकों के बाद हिंद, पार्थियन या पहलव और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्दी मिलेंगे हम एक और नए अध्याय के साथ जिसका नाम होगा आपका व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।